तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये नेशनल इनकम। बच्चों ने पहले पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ोगे अब, ठीक है ना। तो बच्चों यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक बात समझते हैं छोटी सी। नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत सारे बच्चों ने अभी लेटेस्ट क्लास 12 में पढ़ा होगा या हो सकता है पहले कभी पढ़ा हो। तो डेफिनेटली कुछ कनेक्टेड चीजें होंगी जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें न्यू भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं बेसिक से आपको कराऊंगा, बेसिक से जो आपने कुछ चीजें पढ़ी है वहां से लेकर चैप्टर के एंड लेवल तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में बेटा यूनिट 1 कंप्लीट होगा पूरा, बेसिक से लेकर एंड तक, ठीक है बेटा। तो चलो बिना किसी देरी के बात शुरू करते हैं अपनी। कुछ पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं जो मोस्टली आप बच्चों ने पढ़े भी हुए हैं, तो हम समझते हैं जरा क्या क्या होता है। बेसिक्स में पढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले एक टर्म जीडीपी से बात शुरू करते हैं अपनी। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी आप बच्चों ने डेफिनेटली नाम सुना है, पढ़ा है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यानी कि जो विद इन द इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वैल्यू। क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो हम बेसिक्स में डिस्कस करने वाले हैं वो कन्वर्जन फॉर्मूलास, यानी कि इसके अंदर देखो बेटा तीन टर्म्स आती हैं, ग्रॉस और एक आता है डोमेस्टिक, और एक और तीसरी चीज आती है कि मैं इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं या फिर एट फैक्टर कॉस्ट। तो इन चीजों के कंसेप्ट की मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी और एफसी दोनों बातें होंगी, ठीक है ना। तो टोटल अगर हम देखें, देखो पहली टर्म जो है वो या तो ग्रॉस होगी या फिर क्या होगी, नेट। जो सेकंड टर्म है डोमेस्टिक होगी या फिर क्या हो सकती है, नेशनल। और जो लास्ट वाली टर्म है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या तो एमपी होगी या फिर होगी एफसी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो पहले हम इन्हीं के कन्वर्जन फॉर्मूला से बात शुरू करते हैं जो सबसे बेसिक पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं एक बार जल्दी से, यहीं पर ही देखते हैं। चलो बेसिक पार्ट में क्या क्या बोला हमने कि देखो ग्रॉस वाला कोई आइटम है मेरे पास, अगर कोई वैल्यू है ग्रॉस में और मेरे को उसको लेके जाना है बेटा नेट में, ग्रॉस से जाना है नेट में, तो ग्रॉस इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे बच्चों तो हम डेप्रीसिएशन को करेंगे माइनस, सिंपल। और अगर नेट से ग्रॉस की तरफ आएंगे तो हम करेंगे प्लस डेप्रीसिएशन। क्या करेंगे? प्लस डेप्रीसिएशन, सिंपल सी बात है। अब इससे रिलेटेड और भी चीजें होंगी जो हम इसके बात करेंगे, पहले देखते हैं। सेकंड टर्म हमने बात करी डोमेस्टिक, यानी विद इन द इकोनॉमी। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू मतलब विद इन द इकोनॉमी, विद इन द इंडियन इकोनॉमी। और उस डोमेस्टिक को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं नेशनल में, किसमें? नेशनल में, तो हम इसमें प्लस कर देंगे बेटा NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम इसमें प्लस कर देंगे। सिमिलरली अगर मेरे को नेशनल से ग्रॉस में आना है तो हम कर देंगे माइनस। एक साइड की अगर आपको कैलकुलेशन समझ आती है तो दूसरे में माइनस उल्टा करना है ना। देखो डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री की इनकम सिर्फ, अगर उसमें बाहर से आई हुई इनकम को भी प्लस कर देंगे तो वो नेशनल बन जाती है। सिमिलरली बाहर से आई हुई इनकम हटा दो तो सिर्फ क्या रह जाएगी, डोमेस्टिक, है ना। अभी सिर्फ इतना, इसकी डिटेल अभी पढ़ेंगे। डोमेस्टिक के बाद अब मैंने आपसे बात करी थी यहां पर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की। पहले लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट, फिर मार्केट प्राइस। अब समझते हैं थोड़ा सा बेटा फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है। देखो फैक्टर कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, फैक्टर्स की कॉस्ट, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगने वाली कॉस्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनके ऊपर जो कॉस्ट लगती है यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सबकी कॉस्ट है। प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है इसमें। तो ये प्रोडक्ट को बनाने तक की जो कॉस्ट होती है दैट इज फैक्टर कॉस्ट। अब जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है अपार्ट फ्रॉम दीज कॉस्ट। इन कॉस्ट के अलावा एक और चीज ऐड होती है दैट इज टैक्स। और वो भी कौन सा वाला टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। हमें यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है। इतनी बात समझ आ गई कि बनाने की कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जो आप लोग अपनी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते समय किसी शॉपकीपर को या सेलर को या सर्विस प्रोवाइडर को पे करते हैं, वो आपका टैक्स आगे गवर्नमेंट को देता है। तो आप ही की जेब से टैक्स जा रहा है लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट के पास, है ना। गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, आप ही की पॉकेट से जा रहा है लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है, तो इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर अपने गुड में ऐड करके आपसे चार्ज करता है, राइट। तो अब हमें वो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है। लेकिन अब बात समझते हैं,
कोई इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट है मान लो 10 रुपीज, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर है उसको 10 रुपीज का टैक्स आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है आगे, ठीक, उसने आपसे कलेक्ट किया और दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 2 रुपए की सब्सिडी भी प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी बच्चों? सब्सिडी। सब्सिडी मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं छूट प्रोवाइड कर दी किसी चीज पे, किसी इनपुट पे या किसी मटेरियल पे, या जिस तरह का वो गुड बनाता है उसके अंदर उसको सब्सिडी मिल गई फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तो यानी मींस उसका 2 रुपए का फायदा हो गया। तो दैट मींस उसने नेट अमाउंट तो 8 रुपए पे किया ना, वैसे तो 10 पे किया था, लेकिन 2 रुपीज की सब्सिडीज मिलने के बाद जो उसने नेट अमाउंट पे किया वो हो गया 8 रुपीज। तो हम यहां पर वो नेट अमाउंट ऑफ टैक्स कंसीडर करेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट में हमने प्लस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या आएगा? मार्केट प्राइस। ये याद रखना है कि फैक्टर कॉस्ट हमारा छोटा होता है और मार्केट प्राइस बड़ा होता है, तो छोटे अमाउंट से बड़े पे जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली बच्चों, अगर बड़े से छोटे की तरफ आओगे तो माइनस करना पड़ेगा, अगर आप मार्केट प्राइस से यहां आओगे तो माइनस करोगे, सिंपल। एक साइड का अगर समझ आता है कंसेप्ट तो दूसरे में उल्टा करना है, इजी है। चलो अब इन तीनों से रिलेटेड कुछ बात समझते हैं जरा। चलो सबसे पहले हमने बात करी बेटा डेप्रीसिएशन की। किसकी? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए हम और कोई नाम बोल सकते हैं? एक सबसे कॉमन नेम जो आपको देखने को मिलता है दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर डेप्रीसिएशन अलाउंस भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? डेप्रीसिएशन अलाउंस, है ना। अच्छा चलो, ये तो इसके दूसरे नेम पता लग गए हमें। सेकंड हमने बात करी थी बेटा NFIA की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। पहले फुल फॉर्म लिख दूं, चलो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। चलो पहले फैक्टर इनकम पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो इन एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज मिलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाली इनकम नहीं आएगी, लाइक ट्रांसफर इनकम जो हम बात करते हैं वो नहीं आएगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? फैक्टर इनकम जो इन एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज ही मिलती है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हुआ कि आपको बाहर से आ रही है फैक्टर इनकम 50 की, और आप बाहर आपकी जो यहां से पैसे जाने हैं वो है 30, तो 50 आने हैं और 30 जाने हैं, तो नेट तो 20 आने हैं ना भाई, मेरे को 50 आने हैं बाहर से और 30 जाने हैं, तो नेट तो 20 बचा मेरे पास, राइट। तो इसलिए हम यहां पर लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें हम सिंपली क्या लिखते हैं बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो बाहर से आनी है वो वाली फैक्टर इनकम, लेस कर देते हैं इसमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो सीधा सा कंसेप्ट है वो ये है बच्चों कि फ्रॉम में से टू को माइनस कर दिया, फैक्टर इनकम टू, फ्रॉम में से फैक्टर इनकम टू को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप कहोगे क्या सर ये नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को 30 आना हो बाहर से और 50 जाना हो, तो उस केस में बेटा हम कहेंगे, उस केस में क्या कहेंगे? 30 मेरे को आना हो और 50 के जाना हो, तो उस केस में हम ये कहेंगे बेटा कि मेरा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो नेगेटिव है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। इसका मतलब कि बाहर से पैसा आना कम है और जाना ज्यादा है, सिंपल। मींस इससे पहले जो हमने बात करी फॉर्मूला की, अगर मुझे यहां पर करना प्लस है पर आया मेरे पास है माइनस का 20, जो हमने पीछे एग्जांपल लिया, तो अल्टीमेटली वो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस। सिंपल मैथमेटिक्स लगेगा कि वैसे तो हमें प्लस करना है NFIA, पर क्योंकि माइनस में आ जाता है आंसर, तो हम यहां पर प्लस करने की बजाय माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक आना है और NFIA माइनस करना है, पर ऑलरेडी आंसर माइनस में है, तो वो प्लस हो जाएगा। ये वाली सिंपल मैथ्स यूज होगी जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो, तो एक तो हमने बात करी NFIA की, इसकी इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया था, फिर से एक बार बता देता हूं, यहीं पर इधर ही देख लेते हैं क्या डिस्कस किया था बेटा, कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स विल बी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडीज माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ सब्सिडीज दिख जाता है आपको, तो दैट मींस इनडायरेक्ट टैक्स इज जीरो। मान लो सब्सिडीज जीरो है, तो उस केस में आपका NIT क्या आ गया? -20। और सेम मैथमेटिक्स अप्लाई होगा जो NFIA में था, यानी करना तो प्लस है पर आ माइनस में गया तो प्लस माइनस माइनस, और करना माइनस है पर आंसर ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। चलो ये तो हो गए कन्वर्जन वाले फॉर्मुलास। अब हम बात करते हैं बेटा तीनों के तीनों नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स वाले मेथड की, ठीक है ना। उस मेथड को करने से पहले एक छोटा सा जरा एग्जांपल देखें, छोटा सा समझने के लिए। मान लो आपको दिया हुआ है GDP एट MP,
क्या लिखा है, जीडीपी एट एमपी। वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, चलो फिर भी मैं लिख देता हूं 500 CR। हमें सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका देखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा कि अगर मेरे को निकालना है, पहले तो ये समझो, मेरे को निकालना है एनएनपी एट एमपी, मींस दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एक तो मेरे को ग्रॉस का कन्वर्जन करना है नेट में, दूसरा मेरे को डोमेस्टिक को नेशनल करना है, एमपी को एमपी ही रखना है, कोई कन्वर्जन नहीं करना। तो जब दिया भी एमपी में हुई है वैल्यूज, यानी दिया भी मार्केट प्राइस में हुआ है, निकालना भी मार्केट प्राइस में ही है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये बात समझ आती है आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा हम यहां से क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस से नेट जाना है ना, तो हम करेंगे माइनस का डेप्रीसिएशन जो भी वैल्यू होगी, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हम कर देंगे प्लस एनएफआईए। पर बेटा यहां पर एनआईटी वाला कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एमपी में ही था ऑलरेडी। अगर यहां मैं एफसी लिख देता तो क्या होता, तो एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी को माइनस करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जब वापस आना है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है तो फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करा जाता है, पर यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया कि हमें कैसे उन कन्वर्जन फॉर्मूलाज को यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम बात करते हैं बेटा नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स की, जरा जल्दी से फटाफट। तो देखो 3 मेथड्स है हमारे पास, हम अपनी बात शुरू करते हैं वैल्यू एडिड मेथड से। किससे बच्चों, वैल्यू एडिड मेथड। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम था ना बेटा, उसके अंदर आप उठा के देख लो पेपर, कई बच्चों को लगेगा कि सर ये 12th वाली चीजें पढ़ा रहे हो आप, अभी आप लेटेस्ट एग्जाम उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन था इसका, 12th बेस पे ही था। पर अगर आप छोड़ के गए थे, जिन बच्चे छोड़ के गए थे उनको पता लगा होगा कि ये तो क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। सोचो 1 मार्क में क्वेश्चन था, डिटेल थी क्वेश्चन में पूरी, 4 ऑप्शंस थे, आपको आंसर बताना था। तो मतलब ये वाले मेथड्स भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले मेन जो आपका चैप्टर कंटेंट शुरू होने से पहले बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो बेटा वैल्यू एडिड मेथड की बात करते हैं। जो वैल्यू एडिड मेथड है, इसके अंदर क्या कंसेप्ट है कि हर स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन वाले पार्ट को लिया जाए, पूरी पूरी वैल्यू को ना लिया जाए, नहीं तो देयर विल बी अ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए मेथड बना कि आप सिर्फ हर स्टेज का वैल्यू एडिशन ऐड कर लो, कंट्री की नेशनल इनकम आपको मिल जाएगी, कंट्री की नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फर्नीचर जब आप खरीदते हो, कोई भी चेयर टेबल वॉटेवर, उसकी अगर हम एक चेन पकड़े पीछे से कि एक कोई ना कोई पर्सन मिस्टर ए एक रॉ वुड खरीद के लाया, क्या खरीदा उसने, वुड 100 रुपीज की, तो इकोनॉमी में 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन हो गया। यहां पर तो अभी कोई वैल्यू एडिशन की बात हो ही नहीं रही, एक 100 रुपीज की वुड परचेज हुई। अब मिस्टर बी जो था उसने क्या खरीदा, उसने ये 100 रुपीज की वुड ए ने बी को बेची, लेट सपोज 250 की, यानी यहां पर एक ट्रांजेक्शन हुई कितने की, 250 की। इसको ऐसे लिखते हैं कि कंफ्यूजन ना आए, यहां लिखते हैं इसको, ये 100 रुपीज की वुड आई इसके पास, ठीक है। अब ये वुड इसके पास गई 250 की, ऐसे बेटर है, ठीक है ना। बी कौन था, बी उस वुड के प्लैंक्स बनाता है और प्लैंक्स बना के एज अ वुडन प्लैंक्स के तौर पर होलसेल पे आगे बेचते हैं, ठीक है ना। तो इसने इसके वुडन प्लैंक्स 250 की लेके आया, इसने वुडन प्लैंक्स बनाए। अब सी जो है वो क्या करता है, वो उन प्लैंक्स को जोड़ के फर्नीचर फॉर्म में रेडी करता है और आगे बेचता है होलसेल रेट पे, ठीक है ना। तो बी ने सी को प्लैंक्स बना के बेचे आगे, लेट सपोज 350 के, ठीक है। अब सी से आगे रिटेलर लेके गया डी, डी इज अ रिटेलर जो इससे लेके गया, सी के पास वो 350 की आई थी चीज, सी ने आगे वो प्लैंक्स बना के बेचे 500 के, ठीक है। अब डी जो था वो कौन था, रिटेलर, उससे हमारे फाइनल कंज्यूमर ने चीज परचेज करी, वो फर्नीचर परचेज कर लिया, लेट सपोज 800 का। तो देख रहे हो चेन कहां से चली, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा। अच्छा, अब हर एक स्टेज पे बात करते हैं। पहले तो इकोनॉमी में ये 100 ऐड हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जब ए से बी के पास गया तो ट्रांजैक्शन तो 250 की दिख रही है, लेकिन 250 ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में। अगर आप 250 ऐड कर दोगे बच्चों तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस 250 में 100 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने उस वुड के अंदर किसी भी चीज के अंदर हमने एक वैल्यू एडिशन करा और फिर आगे बेचा। तो आप इस 250 को लेते समय ये 100 को हटा के लोगे, तो 250 माइनस 100 विल बी 150। ये स्टेज की बात हो गई। फिर अगर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओ तो 350 है, अगर आप ये 350 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से वैल्यूज एडेड है। अब इन दोनों को माइनस करने मत बैठ जाना, सिर्फ प्रीवियस परचेज, क्योंकि प्रीवियस परचेज इसमें इंक्लूडेड है। उस प्रीवियस परचेज में से उसकी प्रीवियस परचेज हमने ऑलरेडी माइनस कर दी है, तो इसलिए आप सिर्फ जो भी ट्रांजेक्शन ले रहे हो उसकी प्रीवियस परचेज को माइनस करेंगे। तो 350 में से 250 गया तो इस स्टेज पर सिर्फ आएगा 100। अच्छा, फिर जब ये 500 का आगे गया होलसेलर के पास, तो इसकी वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, 150 की, फिर से तो एक 150 और ऐड कर दिया ये लो। और जब फाइनली कंज्यूमर ने परचेज किया तो कितने का वैल्यू एडिशन दिख रहा है,
300 का, तो सिर्फ और सिर्फ 300 ऐड कर दो। तो अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो देखो 200 ये हो गया 300, यानी 500 और 5 और 3 800। चेक कर लो, जितने का वो फाइनली सोल्ड होता है प्रोडक्ट, उतने की ही मेरी वैल्यू निकलती है बेटा लास्ट में। मैच हो गया, यानी जितने का 800 का वो लास्ट में सोल्ड हुआ, वही टोटल वैल्यू निकली। अगर हमने हर एक स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन को काउंट करा तो कोई भी डबल काउंटिंग नहीं हुई, उसकी वैल्यू लास्ट में 800 थी। और अगर हम हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन को लेते जाएं तो भी वो 800 का ही निकल रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये मेथड, और ये मेथड का मैंने आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाया कि कैसे काम करते हैं मेथड। इसी का हम अभी फॉर्मुला फॉर्म देखेंगे, पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस फॉर्मुला का, जो मेन रीजन है इस फॉर्मुला को इंट्रोड्यूस करने का, वो आपके सामने। ठीक है बेटा, अब इसको सही तरीके से फॉर्मुला की फॉर्म में उतारते हैं इस एग्जांपल को। एग्जांपल माइंड में रहेगा? चलो अब इसी फॉर्मुला को हम सही तरीके से उतारते हैं, जरा कैसे देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितना आउटपुट बनाया आपने। अब जो आउटपुट बनाया है जरूरी नहीं है कि वो आपने सेल ही कर दिया हो, सारा कुछ बना के रखा भी तो होगा, है ना। फ्यूचर में आप आगे सेल करने के लिए एक अनसोल्ड स्टॉक या फिनिश गुड का एक स्टॉक अपने पास रेडी रखते हैं। तो आउटपुट की बात हो रही है यहां पर, कितना आउटपुट बना टोटल। हमें ये मतलब नहीं है कि उसमें से कितना बिका या कितना रखा, हम दोनों को लेंगे। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर सेल नहीं लिया, अगर आप ध्यान देंगे मैंने सिर्फ लिखा है बच्चों आउटपुट। अब इस आउटपुट के अंदर आता है सेल्स, कि आपने जो भी आउटपुट बनाया उसमें से कुछ पार्ट आपने बेच दिया होगा, राइट, कुछ पार्ट तो आपने बेच दिया होगा। अच्छा, और कुछ पार्ट आपने अपने स्टॉक में रख दिया होगा। तो स्टॉक को हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन स्टॉक। कैसे लिखा बेटा, चेंज इन स्टॉक। थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको जरा, चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? ठीक है ना। तो आउटपुट कितना था, जैसे हर एक स्टेज पे आप प्रीवियस एग्जांपल को अगर आप देखें, माइंड में रखा होगा आपने कि हर एक स्टेज पर हम सिर्फ आउटपुट की वैल्यू ले रहे थे और उसमें से उसका परचेज माइनस कर रहे थे। वही हम यहां पर कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फॉर्मुला बाइफरकेटेड है। तो सेल्स लिया, उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड किया। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सिंपल है भाई। साल की बिगिनिंग में आपका, साल के एंड में जितना भी स्टॉक था, साल के एंड में सपोज 2000 यूनिट्स है एग्जांपल, और साल की बिगिनिंग में था 1500 यूनिट्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है ना कि आपने 500 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर ऐड किए। ड्यूरिंग द ईयर आपके क्या हुए बेटा, 500 यूनिट्स ऐड हुए, राइट। 1500 स्टार्टिंग में थे, 2000 एंड में, यानी 500 यूनिट्स ऐड हुए। तो यही तो चेंज इन स्टॉक है, यानी इस साल का जो आउटपुट है करंट टाइम पीरियड का, वो 500 यूनिट्स है। तो वही हम यहां पर निकाल रहे हैं कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सिंपल है। चलो अब जो सेल्स है मेरा, सेल्स पे ध्यान देंगे। सेल्स का मतलब क्या है, जो मैं विद इन कंट्री सेल कर रहा हूं वो, या फिर अगर कुछ कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो भी। दोनों टाइप की सेल्स आ रही हैं। कौन सी बच्चों, एक तो एक्सपोर्ट और दूसरा आ रहा है मेरे पास डोमेस्टिक सेल्स। अब वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना है। सिर्फ सेल्स लिखे होने का मतलब क्या है, अगर आपके पास लिखा हुआ है ओनली सेल्स, तो ओनली सेल्स का मतलब है बेटा टोटल सेल्स, यानी जितनी भी सेल हो रही है वो टोटल दी हुई है। तो अगर आपको सेल्स दिख जाए और फिर एक्सपोर्ट भी दिख जाए तो आप एक्सपोर्ट को इग्नोर कर सकते हो, आप सीधा सीधा सेल्स उठा लोगे। सेल्स भी दिख जाए, डोमेस्टिक सेल भी दिख जाए। अब डोमेस्टिक सेल्स आपको डोमेस्टिक सेल के नाम से हो सकता है ना दिखे, लेकिन ऐसा दिखेगा कि यहां पर इतना सेल हुआ है, गवर्नमेंट को इतना सेल हो रहा है, या इस सेक्टर में इतना सेल हो रहा है। तो विद इन कंट्री की सेल्स बताई हुई है, दैट आर ऑल डोमेस्टिक सेल्स। और साथ में ये भी बता दिया कि एक्सपोर्ट इतना हुआ है। तो उस सारी सेल्स को और एक्सपोर्ट्स को अगर आप टोटल कर दो तो हमारे पास आ जाता है बच्चों सेल्स। ठीक है ना। तो वर्ड्स का क्या ध्यान है कि अगर सेल्स वर्ड ही दिख गया तो वो जो सारी सेल्स है वो इग्नोर हो जाएंगी और एक्सपोर्ट भी इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ सेल्स ले लेंगे। ठीक है ना। चलो, तो ये तो था वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके बाद हम इसमें से माइनस क्या करते हैं, परचेजेस, और उसको हमने यहां पर नाम दिया है, हम क्या लेस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मींस उस आउटपुट को निकालने के लिए आपने जो भी कंजम्पशंस करी है, उस आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो भी आपने इनपुट्स लगाए हैं, वो सारी कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का सिंपल मतलब क्या हुआ, परचेजेस। क्या हुआ बच्चों, परचेजेस, है ना। और परचेज में भी दोनों बातें आ जाएंगी, कौन कौन सी, अगर आप कोई विद इन कंट्री परचेज कर रहे हो तो वो भी डोमेस्टिक परचेज, और साथ में इंपोर्ट्स भी आ जाएगा, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट। ठीक है बच्चों, दोनों की दोनों आ जाएंगी। यहां पर भी मैं प्लस अगर लगा दूं, दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला के कंसेप्ट समझ लेते हो ना, तो फॉर्मूला को लर्न करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको अगर कंसेप्ट पता होगा तो फॉर्मूला खुद से आपके माइंड में आप बना सकते हो। ठीक है ना। तो हमने अपने आउटपुट में से सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करा है, और जो आंसर आएगा मेरे पास, जो आपको अपने मेथड का आंसर याद रखना है बेटा,
इससे जो आंसर आता है वो आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब एक ही है। तो ये हमारा आंसर आता है वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, बात समझ आई? ठीक, नोट कर लो इसको फटाफट से। चलो नेक्स्ट मेथड में मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा इनकम मेथड। कौन सा मेथड है? इनकम मेथड बच्चों। अब इनकम मेथड का सीधा सीधा क्राइटेरिया क्या है कि इकोनॉमी में जो भी इनकम हो रही है, जिस भी सोर्स से इनकम हो रही है, वो सारी इनकम्स को प्लस कर दो, कंट्री की इनकम आ जाएगी। क्या बोला मैंने कि इकोनॉमी में जो भी जिस भी सोर्स से इनकम अर्न कर रहे हैं, वो सारी की सारी इनकम उठा के आप क्या कर दो, प्लस। दैट मींस किस किस सेक्टर से हम इनकम उठाएंगे? देखो यहां पर सबसे पहले लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनकी इनकम। सो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोला बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब उनको एम्प्लॉइज को जो जो मिलता है, तो क्या क्या आ सकता है इसमें? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश स्लैश काइंड, मतलब दोनों हो सकते हैं, कैश और काइंड दोनों वाली चीजें ले लेंगे हम, जो भी उसको वेजेस एंड सैलरी मिल रही है एम्प्लॉय को। उसके अलावा ये तो हो गया डायरेक्ट जो उसको वेजेस सैलरीज मिलती है वो। दूसरा जो हम यहां पर ऐड करते हैं दैट इज एम्प्लॉयर्स। क्या बोला? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या मतलब है? देखो ध्यान से, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉय का नहीं लेना बच्चों। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा यहां पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना है, एम्प्लॉय का नहीं करना। रीजन क्या है कि आपने एम्प्लॉय की वेजेस एंड सैलरी से ऑलरेडी ले लिया, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है जॉब का, लेकिन उसके अलावा उसको कंपनी की तरफ से अगर कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं तो वो भी उसकी कॉम्पनसेशन का ही पार्ट है, बट वो उसको इनडायरेक्टली मिल रहा है कंपनी की तरफ से। लाइक कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस है, कंपनी की तरफ से कोई भी सोशल सिक्योरिटीज जो उसको मिलती है, वो भी उसकी सैलरी का ही पार्ट, डायरेक्टली नहीं है उसकी कॉम्पनसेशन का पार्ट, बट इनडायरेक्टली है कंपनी की तरफ से। तो अगर यहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है कि वो जो वेजेस एंड सैलरीज ऑलरेडी विड्रॉ कर रहा है वो उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो तो उसकी इनकम का पार्ट नहीं है ना, वो तो उसका एक्सपेंस है। हम उसकी इनकम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब वो उस इनकम को अगर कहीं स्पेंड कर रहा है तो वो हमारे इनकम मेथड का पार्ट नहीं है, है ना। हमारे इनकम मेथड का पार्ट है कि जो भी उसको मिल रहा है जॉब करने के बदले, तो वो हमने ले लिया। ठीक है जी, तो दिस इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो सेकंड चीज इसमें आती है बच्चों, वो होती है, सेकंड चीज जो आती है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आता है बच्चों? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें कौन कौन से टाइप्स की इनकम आ जाती है? एक तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा बिजनेस की इनकम, प्रॉफिट, है ना। उसके अलावा कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो आप अपने प्रॉपर्टीज को रेंट आउट कर देते हैं, उससे रेंटल इनकम आती है, या फिर आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है। तो वो सारे टाइप्स की इनकम इसके अंदर कवर्ड है सेकंड हेडिंग में। कौन कौन सी देखते हैं? एक हम कह सकते हैं रेंट, फिर उसके अलावा आता है आपके पास इंटरेस्ट, फिर आता है बेटा रॉयल्टी, और फिर आता है आपके पास प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के भी फर्दर तीन पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स हैं प्रॉफिट के, क्योंकि जब बिजनेस कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है, ये बात यहां पर याद रखेंगे, आगे काम आएगी। देखो आगे वाले टॉपिक में, जब भी कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, एक तो वो उस पर दे देता है सबसे पहले टैक्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से। ठीक है, फिर वो दे देता है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। भाई शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया था, किस दिन के लिए लगाया था? कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसमें से हमें डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने उसमें से डिविडेंड दे दिया। जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हमने नाम दे दिया रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम दे दिया बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग्स। और क्या बोल सकते हैं इसको? हम इसको बोल सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर एक और नाम से क्या जान सकते हैं? सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर्स की सेविंग्स हैं, ये सबका मतलब एक ही है। मतलब जो प्रॉफिट एक बिजनेस के पास टैक्स और डिविडेंड देने के बाद बच जाता है, दैट प्रॉफिट इज नोन एज बाय ऑल दीज थ्री नेम्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है जी।
तो ये सारी चीजें आती है इसमें। फिर से हेडिंग और सब हेडिंग वाली बात क्या बोली मैंने, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिख जाए और साथ में आपको डिविडेंड भी दिख रहा है तो आप डिविडेंड को इग्नोर कर दो, आपको सीधा मेन हेडिंग ही जब दी हुई है तो आपको सब हेडिंग से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर प्रॉफिट दिया और रिटेन्ड अर्निंग दिया और कॉर्पोरेट टैक्स, फिर भी सब इग्नोर हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। हम इन सब चीजों को तब कंसिडर करेंगे जब प्रॉफिट नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में तो आप कहोगे कि भैया इन सबको प्लस करके पहले प्रॉफिट निकालो फिर बाकी चीजों में ऐड करो तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। और अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ही दिख जाए, यही दिख जाए सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ही, तो सब कुछ इग्नोर कर दो, कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। सीधा ही सबसे ज्यादा मेन हेडिंग जो है जब वही आपके सामने आ गई तो हमें और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था सेकंड आइटम। थर्ड जो हम ऐड करेंगे इसमें, दैट विल बी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें कौन से टाइप की इनकम आएगी, जब बच्चों सीए बन जाओगे तो आप अपनी फर्म ओपन करोगे, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दोगे, उसके बदले जो आपको इनकम मिलेगी। अब आप कहोगे सर ये तो बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ बिल्कुल सही, इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम को कहीं ना कहीं सेम तरीके से ट्रीट करा जाता है, लेकिन हम उसको कैटेगरी वाइज अलग अलग मानते हैं कि वो है सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, कि आप अपने प्रोफेशनल सर्विसेज आप किसी को दे रहे हो, उसके बदले आप इनकम चार्ज कर रहे हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम होती है वो। इसमें मिक्स्ड वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली इनकम भी आ गई। तो ये सारी इनकम्स को जब हम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास जो इनकम मेथड से आंसर आता है बच्चों, वो आता है एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आंसर आता है इनकम मेथड से। और जो ये आंसर आता है हमारे पास बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से, ये जो एनडीपी एट एफसी निकलता है मेरा इनकम मेथड से, इसको हम बोलते हैं बच्चों डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, अगर डोमेस्टिक इनकम ये है तो नेशनल इनकम क्या है, बीच वाले डी को अगर मैं एन कर दूं तो नेशनल में कन्वर्ट हो गया, डोमेस्टिक टू नेशनल, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। यानी क्या याद रखना है कि एनएनपी एट एफसी जो होता है, एनएनपी एट एफसी विल बी नेशनल इनकम। एनएनपी एट एफसी क्या होगा बच्चों, नेशनल इनकम होगा। और एनडीपी एट एफसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। ये दो बातें याद रखनी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोलेगा डोमेस्टिक इनकम बताओ क्या है, ये नहीं बताएगा कि एनडीपीएफसी है जीडीपीएमपी। ज्यादातर बच्चे जीडीपी को समझते हैं डोमेस्टिक इनकम, नहीं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं एनडीपीएफसी को, नेशनल इनकम बोला जाएगा तो एनएनपीएफसी को। क्लियर है, चलो जी अब बात करते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड की। थर्ड मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है कि आप पूरी इकोनॉमी का एक्सपेंस काउंट कर रहे हो। सर आपने तो बोला था कि इनकम प्लस करनी है, ये एक्सपेंडिचर कहां से आ गया। एक्सपेंडिचर का सीधा कंसेप्ट क्या है कि आपका एक्सपेंस किसी और की इनकम। भाई इनकम मेथड में तो हमने सारी इकोनॉमी की इनकम ऐड कर दी सीधा उठा के, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कह रहे हैं कि एक काम करो, पूरी इकोनॉमी का एक्सपेंस ऐड कर दो, क्योंकि जो एक का एक्सपेंस होगा वो दूसरे की इनकम होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी का एक्सपेंस को ऐड कर रहे हैं। अब उसमें आएगा क्या क्या, देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा प्राइवेट या पर्सनल, वर्ड दोनों का सेंस यहां पर इस टॉपिक में सेम है, प्राइवेट या पर्सनल। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन के बारे में बात हो रही है। हाउस होल्ड्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है डे टू डे एक्सपेंस का, प्राइवेट या पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, ये आएगा सबसे पहला वाला आइटम। सेकंड जो इसमें ऐड होगा दैट विल बी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाम से पता लग रहा है ये गवर्नमेंट के एक्सपेंस की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। पहले वाले में बात हो रही है हाउस होल्ड्स की, दूसरे में बात हो रही है गवर्नमेंट के एक्सपेंस की। तीसरा जो होगा वो होगा फर्म्स की इन्वेस्टमेंट, जो फर्म्स हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं उसकी बात हो रही है। तो इसको देखेंगे कैसे लेते हैं हम, या तो ये दिया होगा ग्रॉस में या दिया हो सकता है नेट में, दोनों में से किसी में भी दिया हो सकता है, ग्रॉस या नेट। ग्रॉस स्लैश नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान देंगे यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। जो इसकी सब हेडिंग बनेगी, पहले तो समझ आया क्या बात हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्म करना यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है इकोनॉमी में, सो दैट मींस इन्वेस्टमेंट।
सो ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक वर्ड इतना रेलेवेंट नहीं है, डोमेस्टिक का सिर्फ इतना मतलब है कि विद इन द कंट्री, तो हम विद इन द कंट्री ही ले रहे हैं। वैसे भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो या तो ग्रॉस या नेट में इसमें, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इसमें जो पहली हेडिंग आएगी वो आएगी ग्रॉस स्लैश नेट। डोमेस्टिक वर्ड में लिख रहा हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं डोमेस्टिक वर्ड का रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस है कैपिटल फॉर्मेशन का। और अब जो मैं वर्ड बताने जा रहा हूं उसका, वो वर्ड है ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड। फिक्स्ड, चलो हाईलाइट हो जाएगा आपके पास, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या समझ आया? इसकी हेडिंग और सब हेडिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड वर्ड दिख जाए तो वो सब हेडिंग की बात हो रही है बच्चों, और अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ तो मेन हेडिंग की बात हो रही है। क्या बोला मैंने? अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन में तो वो बात हो रही है सब हेडिंग की। किसकी? सब हेडिंग की। और फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो मेन हेडिंग है, याद रहेगा। अब सब हेडिंग और मेन हेडिंग तो फर्क क्या है? दोनों सेम ही तो है। बात यह है कि इसमें एक और चीज आएगी, वो ये है, दैट इज चेंज इन स्टॉक। दैट इज चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा जितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो, और जो स्टॉक बन रहा है नया इस साल का, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो फिक्स्ड मतलब जो होता ही है, हर बार होना ही होना है, और चेंज इन स्टॉक मतलब जो करंट ईयर में आपका स्टॉक में चेंज आया है वो। तो फिक्स्ड अगर दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, तब मेन हेडिंग आएगी। लेकिन फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया हुआ तो हम ये मानेंगे कि ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक उसमें इंक्लूडेड है, और हम चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं। यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अगर दिख जाए पर फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ मेन हेडिंग में, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से जो आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है उसका कंसेप्ट ध्यान से समझना है। अगर हेडिंग मिल जाती है क्वेश्चन में तो सब हेडिंग्स, अगर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दोनों दी हुई है तो अब सब हेडिंग्स को इग्नोर कर देंगे, सीधा सीधा मेन हेडिंग उठा लेंगे, क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स तो समझते हैं सब बच्चे। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सिंपल भाई, जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से इंपोर्ट हटा दो। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं जरा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो फिर से वही बात आई कि अगर आप बेटा कंसेप्ट समझ लोगे तो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट से फॉर्मूला ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा सटीक याद रहता है ना। चलो, अब जो एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर आएगा और जो वैल्यू एडिड मेथड से आंसर था वो दोनों सेम है हमारे पास। यानी कि यहां पर भी जीडीपी एट एमपी निकल सकता है। निकल सकता है क्या? निकलता ही है। और वैल्यू एडिड मेथड से भी जीडीपी एमपी निकलता है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से एनडीपी एमपी भी निकल सकता है। ये कैसे बात हुई सर, दोनों कैसे निकलेंगे? तो बेटा ये आपका डिपेंड करेगा किस पे पता है? ये आपका डिपेंड करेगा इस थर्ड आइटम पे। अगर ये ग्रॉस में दिया हुआ तो आंसर ग्रॉस में आएगा, अगर ये नेट में है तो आंसर नेट में आएगा। बात समझ आई? अगर कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में नेट में दी हुई है तो आपका फाइनल आंसर भी नेट में ही आएगा। अगर वो ग्रॉस में दिया हुआ है तो आंसर ग्रॉस में आएगा। सिंपल है कि नहीं है? अच्छा, आंसर निकल रहा है इससे जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एमपी। एज्यूम कर लो जीडीपी एमपी निकलता है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन मान लो ग्रॉस में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बेटा निकालो इसमें डोमेस्टिक इनकम। क्या बोल दिया क्वेश्चन में? डोमेस्टिक इनकम निकालो। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए हमने कन्वर्जन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भाई जीडीपी एमपी तो आ गया मेरे पास, पर डोमेस्टिक इनकम मतलब मेरे को इसको लेके जाना है एनडीपी एट एफसी तक। पहले तो ये समझ आ जाना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम जब बोल रहे हैं तो क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। जीडीपी एमपी आपने यहां से निकाल लिया, अब आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे एनडीपी एट एफसी में। कैसे? ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन है, बिल्कुल है, तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन है, बिल्कुल है। अब मार्केट प्राइस होता है बड़ा और फैक्टर प्राइस होता है छोटा, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब आप ये दोनों एडजस्टमेंट इस अमाउंट में कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी। और अगर नेशनल इनकम भी निकालना है क्वेश्चन में तो आप इसमें प्लस एनएफआईए भी कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा एनएनपी एट एफसी, ये क्या आएगा? नेशनल इनकम, और एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम। मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। ठीक है ना? क्लियर हुआ बेटा सारे बेसिक्स अच्छे से? तो तीनों मेथड डिस्कस करें, कन्वर्जन वाले फॉर्मुलाज डिस्कस करें। अब बात करते हैं कुछ बढ़िया नए टॉपिक्स की, जो आपके सीए फाउंडेशन में कुछ नए नए टॉपिक्स हैं। वो हो सकता है इसके बीच में भी कुछ कुछ कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो चलिए बेटा आगे का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं ना। तो चलो बेटा, अब है न्यू कंसेप्ट थोड़ा सा, नॉमिनल जीडीपी। सिर्फ जीडीपी तो पढ़ा क्या होता है ना। अब हम समझ रहे हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और एक आएगा रियल जीडीपी, देखेंगे दोनों को। सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। इसमें हम करंट ईयर के प्राइजेस की बात कर रहे हैं, जो भी इस ईयर के प्राइजेस और जो भी करंट ईयर की क्वांटिटी है। यानी कि हम एक ऐसी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हम
प्राइजेस भी करंट ईयर के ले रहे हैं और क्वांटिटी भी करंट ईयर की ही ले रहे हैं। सीधा अगर जीडीपी की बात करें तो यानी इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, ये मतलब होता है जीडीपी का। अब मैं नॉमिनल जीडीपी अगर वर्ड यूज कर रहा हूं तो यानी इसमें हम निकालेंगे कैसे जीडीपी, प्राइजेस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, भाई पर यूनिट का जो प्राइस है इनटू में जितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी वर्ड लिख रहे हैं तो हम करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की ही क्वांटिटी लेते हैं। आप कहेंगे सर जीडीपी करंट ईयर की निकाल रहे हैं तो करंट ईयर का ही तो लेंगे, तो उसको हमने एक नाम दिया है नॉमिनल जीडीपी। अभी जब आप रियल पढ़ेंगे तो आपको कंपैरिजन में ज्यादा इजी होगा। तो पहले समझते हैं वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इन अ गिवन ईयर कैलकुलेटेड यूजिंग करंट ईयर के प्राइसेस। किसकी बात कर रहे हैं? करंट ईयर के प्राइसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम प्राइसेस लेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के। प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास इसमें? प्रॉब्लम विद नॉमिनल जीडीपी में क्या है? ये अगर इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज हुआ तो भी इंक्रीज हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी। बात समझते हैं जरा। अगर कोई चीज का प्राइस 10 रुपीज है प्राइस, ठीक है, और इसमें जो क्वांटिटी है बच्चों वो हो रही है 100 यूनिट्स, तो आप कहोगे सर जीडीपी की वैल्यू है 1000, यानी इकोनॉमी में 1000 रुपीज की ट्रांजैक्शन हुई। बट 10 रुपीज का प्राइस और 100 यूनिट्स अगर सोल्ड हुए तो 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, यानी नॉमिनल जीडीपी इज 1000। अब क्या हुआ, ये बात हम कर रहे हैं ईयर 2025 की। अब 2026 में क्या हुआ, या तो प्राइस बढ़ गया तो ये जीडीपी हो गई 1200, क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। लेकिन अब अगर मैं यहां पर क्वांटिटी चेंज कर दूं, प्राइस को सेम रखूं, प्राइस को हम रखते हैं सेम 10 10, इसको कर दूं 120, तो भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगी। तो यानी नॉमिनल जीडीपी दोनों वजह से इंक्रीज होती है। अब ये है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसमें एक्चुअल ग्रोथ नहीं पता लग रही इकोनॉमी में कितनी हो रही है। देखो यहाँ पर प्राइस तो सेम लिया तो यहाँ तो चलो पता लग रहा है कि यहाँ ग्रोथ हुई है, पर अगर पहले वाले केस की बात करें कि 10 और 1000 में नॉमिनल जीडी सॉरी 10 और 100 में, 10 और 100 के केस में नॉमिनल जीडीपी 1000 है, और जब प्राइस बढ़ गया लेकिन यूनिट सेम सोल्ड हो रहे हैं, तो मेरा ग्रोथ तो यहां तो दिख रही है पर यहां तो कहां है ग्रोथ? यूनिट्स तो उतना ही सोल्ड हो रहे इकोनॉमी में, सिर्फ महंगाई हो गई है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो एक्चुअल ग्रोथ नहीं पता लग रही। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो वी प्रोड्यूस मोर गुड्स, तो वो रियल ग्रोथ है। प्राइस राइज जो है वो सिर्फ क्या है, एक तरह का इन्फ्लेशन है। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो हम उसको ग्रोथ कह सकते हैं, और यही रियल जीडीपी का कंसेप्ट आएगा। लेकिन प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक इन्फ्लेशन है, वो ग्रोथ नहीं है ना। तो चलो अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। अब आपको बात कनेक्ट हो जाएगी जो भी हमने डिस्कस करी। वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग यूजिंग द प्राइसेस ऑफ अ बेस ईयर, यानी कि जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस हम किसी बेस ईयर का ही लेते हैं, करंट ईयर प्राइस नहीं लेते। क्वांटिटी हम करंट ईयर की लेंगे लेकिन प्राइस हम लेंगे किसी बेस ईयर का। बात समझ आई? कहने का मतलब पहले यहां दिखा देता हूं आपको, 10 रुपीज के प्राइस पर 100 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, तो जीडीपी आ गई मेरी 1000। अब प्राइस बढ़ गया है अगले साल 12, एक्चुअल सिचुएशन है कि 12 रुपए हो गया प्राइस, ठीक है, और क्वांटिटी सेम है। मैं प्राइस 12 लूंगा ही नहीं, यहां पर मैं यहां पे 12 रुपए का प्राइस नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करना चाहता हूं, और रियल जीडीपी जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन का इंक्रीज दिखाएगा, प्राइस का इंक्रीज शो नहीं करेगा, क्योंकि हम प्राइस बेस ईयर का ही लेंगे यहां पर, ये इसको नहीं लाएंगे। बात समझ आई? तो हम प्राइस बेस ईयर का ही अगर कंटिन्यू करते हैं यहां पर बच्चों, तो प्राइस आ जाएगा 10, यानी प्राइस हम सेम रखेंगे, उस 12 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब मेरा जीडीपी में क्या हुआ? सेम 1000 ही है, तो कोई चेंज यानी कि हुआ ही नहीं। 12 रुपए प्राइस हो गया वैसे एक्चुअली में, लेकिन रियल जीडीपी कैलकुलेट करते समय हम प्राइस इसी का ले रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर अब चेंज करते हैं थोड़ा सा सिचुएशन को, कि प्राइस पहले 10 था 2025 में, प्राइस 10 और यूनिट सोल्ड हो रहे हैं 100, तो यानी मेरी जीडीपी है 1000, ठीक है। अब 2026 में क्या हुआ? सिचुएशन पहले ये है कि 12 रुपए पे सेल सोल्ड हो रहा है ये, और यूनिट सोल्ड हो रहे हैं 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1440 हो जाएगा, 12 2 144, ठीक है, 1440 हो गया। ये तो नॉमिनल जीडीपी है। ये जो सामने लिखा है ये क्या है? नॉमिनल। इसी में अगर आप रियल जीडीपी लिखोगे, यानी ये जो मैंने लिखा है बच्चों ये है नॉमिनल, क्योंकि जिसके अंदर उसी ईयर का प्राइस और क्वांटिटी ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी हम उसी ईयर का प्राइस और उसी ईयर की क्वांटिटी ले रहे हैं। लेकिन जब हम रियल जीडीपी लिखेंगे ना, तो सिचुएशन देखो क्या होगी। हम प्राइस लेंगे पहले ईयर का तो सेम ही चलेगा, क्योंकि उससे पहले ईयर का डेटा नहीं है मेरे पास, तो बेस ईयर हम इसी को मान रहे हैं, तो पहले ईयर का तो चलो सेम है। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे तो प्राइस हम 10 ही रखेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, तो अब मेरा जो रियल जीडीपी आएगा वो 1200 है। तो ये डिफरेंस देखो, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस आ गया। क्यों आया डिफरेंस? क्योंकि मैंने रियल जीडीपी कैलकुलेट करते समय प्राइस बेस ईयर का ही लिया, क्वांटिटी उसी ईयर के लिए जिस ईयर का हम जीडीपी निकाल रहे हैं। तो अब मुझे एक्चुअल ग्रोथ पता लग रही है, क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ही पता लग सकती है। प्राइस का इंक्रीज इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ, ठीक है ना, प्राइस का इंक्रीज इज इन्फ्लेशन। तो रियल जीडीपी से मुझे एक्चुअल ग्रोथ पता लगती है प्रोडक्शन में, क्योंकि अब जो वैल्यू चेंज हुई है वो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन हुई है, सिर्फ प्राइस को तो हमने सेम रखा है। अब पढ़ते हैं
तो ये क्या कहते हैं, रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, शोज द एक्चुअल ग्रोथ। बात समझ आई, आपका एक्चुअल ग्रोथ कितना हो रहा है, क्योंकि प्राइस तो हम बेस ईयर का ही लेते हैं। यूजेस द बेस ईयर प्राइस फॉर ऑल ईयर्स बीइंग कंपेयर्ड, जितने भी ईयर्स को आप कंपेयर करोगे प्राइस बेस ईयर का ही लोगे, डजंट मैटर कि प्राइस कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब आता है जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट बच्चों, जीडीपी डिफ्लेटर का। तो देखो डिफ्लेटर में क्या है, ये एक तरह का कंपैरिजन शो करता है, और जीडीपी डिफ्लेटर से हमें ये पता लगता है कि जैसे हमारे उस क्वेश्चन में नॉमिनल और रियल अलग अलग निकला था, 1440 था नॉमिनल और रियल निकला था 1200। तो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहां पर हमने प्राइस का चेंज इंक्लूड करा है, यहां पर हमने प्राइस का चेंज इंक्लूड नहीं करा, सिर्फ प्रोडक्शन का इंक्रीज इंक्लूड हुआ है। इसमें दोनों हुए, प्राइस और क्वांटिटी दोनों, है ना। तो यहां पर इन दोनों के कंपैरिजन से मैं एक ऐसी चीज निकालूंगा जिससे मेरे को यह पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में, सिर्फ इन दोनों से कंपेयर करके, प्राइस को नहीं देखना, सिर्फ रियल और नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर। तो उसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, यानी जहां पर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अब प्राइस इंडेक्स दैट शोज द ओवरऑल इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना हुआ इकोनॉमी में, अ रेशियो दैट कन्वर्ट्स द नॉमिनल टू रियल। इसको यूज कर, अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर पता हो और नॉमिनल पता हो तो आप इसे रियल कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। मेजर्स द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जो बेस ईयर इसका मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं बेटा, 100 ही लेते हैं, उसको हम क्या लेते हैं, इनटू 100। सो जीडीपी डिफ्लेटर विल बी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100, यानी अपने इस एग्जांपल की बात करूं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, तो ये हमारा क्या निकलेगा, इससे जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ आई, चलो आगे देखते हैं जरा। अगर हमारे डिफ्लेटर की वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वल टू आ जाती है 100, पहली बात तो ये इक्वल आएगी कब, अगर मेरा नॉमिनल और रियल दोनों सेम है और इनटू 100 लिखा मैंने यहां पर, तो काट के वैल्यू 100 ही आएगी ना। तो अगर ये इक्वल टू 100 आ जाती है तो हम कहेंगे कोई इन्फ्लेशन नहीं है, 100 से हम कंपेयर करते हैं बेसिकली। और अगर मेरा डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से बड़ी आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन हुआ है। और कितना इन्फ्लेशन हुआ है, जितना भी 100 से ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू 150 आ जाती है तो हम कहेंगे देयर इज अ 50% इन्फ्लेशन। 50 का क्या हुआ है, इन्फ्लेशन। जितना भी 100 से ऊपर होगा वो इन्फ्लेशन शो करेगा, और 100 से लेस वाला केस होगा अगर, तो वो डिफ्लेशन शो करेगा। वो यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब इन्फ्लेशन हो ही रहा है ना। तो आप लेस वाला केस अगर समझना चाहे तो आप कह सकते हैं कि लेस देन 100 होगा, सो दैट विल शो दी डिफ्लेशन बच्चों। जितना भी 100 से कम होगा वो डिफ्लेशन होगा, ठीक है ना। तो 100 से ऊपर वैल्यू आएगी तो इन्फ्लेशन, कम आएगी तो डिफ्लेशन, इक्वल टू आएगा तो नो इन्फ्लेशन, कोई चेंज हुआ ही नहीं प्राइस में, नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन, ठीक है जी। चलो अब क्या है कंपैरिजन दोनों का। मेजर देखो, ये करंट प्राइस पे मेजर होता है, ये कांस्टेंट प्राइस पे जो कि बेस ईयर का होता है। इनमें इन्फ्लेशन आता है, बिल्कुल आता है, इसमें नहीं आता। यूजफुल किस लिए होता है, कंपेयरिंग विद इन द सेम ईयर, और इसमें कंपेयरिंग अक्रॉस द ईयर्स, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के बीच में कंपैरिजन होता है। ये किस लिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस। इसमें क्वांटिटी तो करंट ईयर की, लेकिन प्राइस किसी बेस ईयर का, प्राइस करंट ईयर का नहीं, प्राइस बेस ईयर का। क्लियर है, चलो एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा एक और जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पर। देखो इन द ईयर 2025, इसको हमने बेस ईयर मान लिया। समोसा का प्राइस दिया हुआ आपको 1000 पीसेस सोल्ड हो रहे हैं, प्राइस है उसका 10, तो लिख लेते हैं इसको। 10 रुपीज के प्राइस पर अगर 1000 पीसेस सोल्ड हो रहे हैं, क्या बोला मैंने, 10 रुपीज के प्राइस पर 1000 पीस सोल्ड हो रहे हैं, तो हम इसमें दोनों जीडीपी निकालेंगे, नॉमिनल और रियल, ठीक है। ऐसे समझते हैं। नॉमिनल कितना आएगा यहाँ पर, 10,000 आएगा पहले ईयर का, ये हम बात कर रहे हैं 2025 की। पहले कौन से ईयर की बात कर रहे हैं बेटा, 2025 की पहले, 2025 की, ठीक है। फिर बात करेंगे 2026 की। तो नॉमिनल 10,000 और इस ईयर का तो रियल भी 10,000 है, क्योंकि अभी हम इसको बेस ईयर मान रहे हैं, ये मान रहे हैं इससे पहले वाले ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, 2006 में जो कि करंट ईयर के हिसाब से चले, समोसा प्रोड्यूस सोल्ड हुआ है 1000 ही, सेम प्राइस हो गया 15। आप समझेंगे यहां पर प्राइस कितना हो गया, 15, लो जी प्राइस हो गया 15, और यूनिट अभी सेम ही सोल्ड हो रहे हैं। तो जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है वो अब कितना आएगा, अगर आप नॉमिनल निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 15,000 है, क्योंकि उसी ईयर का प्राइस और उसी ईयर की क्वांटिटी। लेकिन जब आप रियल लिखेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्राइस बेस ईयर का, क्वांटिटी करंट ईयर की ही ली जाती है। तो 10 इंटू 1000 करेंगे तो ये तो 10,000 ही रहेगा, यानी रियल जीडीपी में तो हम कहेंगे कोई चेंज आया ही नहीं पिछले साल से इस साल में, देयर इज नो प्रोडक्शन इंक्रीज, सिर्फ इन्फ्लेशन हुआ है। तो करंट ईयर के अगर आप दोनों उठा लो, नॉमिनल और रियल, तो 15,000 और 10,000 दिख रहा है। फॉर्मूला लगाते हैं डिफ्लेटर का। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, जल्दी से अगर लिखे तो, नॉमिनल डिवाइड बाय रियल इनटू 100, ये फॉर्मूला पढ़े, पुट कर दो इसमें वैल्यू, दैट मींस 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 3 0 से 3 0 गए, 1 0 से एक और 0 काट दो, ये आ गया 150।
तो 150 आने का मतलब क्या है, 100 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो मैं सीधा बोल दूंगा देयर इज अ 50% इन्फ्लेशन। और ध्यान से देखो, हाँ 10 से 15 ही तो हुआ है प्राइस, और 10 से 15 होने का मतलब क्या है, 50% इंक्रीज। अगर 10 से 15 हो गया प्राइस, तो 10 में कितना ऐड हुआ है, 10 का 50%, तो यानी देयर इज अ 50% इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेटर के फॉर्मूला से हम डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं, इन्फ्लेशन कितना परसेंट हुआ है। आप कहोगे सर इतनी मेहनत की कोई यहीं से देख लेते, मैं कह रहा हूं आपको दिया ही अगर डेटा सिर्फ नॉमिनल और रियल का हो तब की बात हो रही है, ये डेटा आपके पास नहीं होगा प्राइस का, ये तो समझने के लिए हम लिख रहे हैं। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी के बेसिस पर ही आप डायरेक्ट इन्फ्लेशन बता सकते हो, या फिर आपको अगर ये रेट पता हो कि डिफ्लेटर 150 है और ये भी दिया हो तो भी आप रियल निकाल सकते हो, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो ये था कंसेप्ट एग्जांपल के साथ, आगे देखते हैं। अब आती है बेटा एक और नई चीज, दैट इज पर्सनल इनकम। नाउ व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम का मतलब है जो हाउस होल्ड की इनकम होती है, हाउस होल्ड की इनकम जो उसके पास इन हैंड में उनको मिल रही है। आप समझना ध्यान से, पूरी इकोनॉमी में जो भी इनकम हो रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स के पास, मैंने एक टर्म डिस्कस करी थी इनकम मेथड में, प्रॉफिट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, याद है? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो कंपनीज अपने पास रख लेती है, यानी प्रॉफिट का वो एक ऐसा पार्ट है जो लोगों तक पहुंचा ही नहीं, जो हाउस होल्ड के घरों तक, यानी कि वो पैसा पहुंचा ही नहीं, तो वो पर्सनल इनकम तो नहीं हुआ, है ना। तो पर्सनल इनकम मतलब वो पैसा जो हाउस होल्ड्स के पास पहुंच रहा है, चाहे वो फैक्टर इनकम की फॉर्म में पहुंच रहा हो, चाहे वो ट्रांसफर इनकम हो, दोनों। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी है उसके अंदर हम ट्रांसफर इनकम को एक्सक्लूड करते थे, लेकिन ये जब हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर पर्सनल इनकम की, इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं एक बार फॉर्मूला क्या है जल्दी से। पर्सनल इनकम इज द टोटल मनी एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों। खाली हाउस होल्ड की बात नहीं हो रही, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी इंक्लूडेड है। इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इट इंक्लूड्स द मनी रिसीव्ड इवन इफ इट वाजंट अर्न्ड, मतलब ट्रांसफर इनकम भी आएगी फ्रॉम वर्क और बिजनेस लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप और वेलफेयर बेनिफिट्स, ये सारे। अब ये अर्न तो नहीं है, ये है ट्रांसफर इनकम्स, ठीक है ना। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, टोटल इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। पर्सनल इनकम का मतलब क्या है, टोटल इनकम रिसीव्ड बाय पीपल वेदर अर्न्ड और नॉट, चाहे उन्होंने कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन उनको रिसीव होना चाहिए पैसा बस। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसीव क्या हो रहा है, मेन चीज पे जो ध्यान देना है वो क्या है, रिसीव क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। सो हम कह सकते हैं यहां पर एग्जांपल के थ्रू, एक रिटायर्ड पर्सन है जिसने रिसीव करी पेंशन, ये उसने अर्न तो नहीं करी लेकिन रिसीव करी है, तो अब क्या होगा, ये पर्सनल इनकम में तो काउंट होगी लेकिन नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, और नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं करते, लेकिन पर्सनल इनकम में काउंट करते हैं, ठीक है बच्चों। कंसेप्ट समझ आया थोड़ा सा? चलो, क्या हम कह सकते हैं पर्सनल इनकम इज लेस देन नेशनल इनकम? क्योंकि नेशनल इनकम में, अब आपको होगा सर नेशनल इनकम में तो ट्रांसफर इनकम हम लेते नहीं है, पर्सनल में लेते हैं तो वो ज्यादा होनी चाहिए, नहीं। नेशनल इनकम में बहुत सारी वो इनकम्स भी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहे हैं, कोई भी चारों तरफ से जो इनकम्स हो रही है पूरी इकोनॉमी में, लेकिन पर्सनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम की बात हो रही है। और नेशनल इनकम में ऐसी बहुत सारी इनकम्स आती हैं जो अर्न तो हो रही है इकोनॉमी में, पर वो हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचती, तो इसलिए हम कह सकते हैं पर्सनल इनकम कम होता है नेशनल इनकम से। समझते हैं, नॉट ऑल द इनकम्स अर्नड इन द कंट्री रीचेस द इंडिविजुअल्स डायरेक्टली, सम पार्ट्स आर डिडक्टेड, कुछ पार्ट उसमें से कम हो जाता है फिर पहुंचता है, क्या, जैसे टैक्सेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, ये पहुंचता थोड़ी है। ऑल्सो हाउस होल्ड पे द इंटरेस्ट ऑन लोन्स लाइक होम लोन्स विच रिड्यूसेस द इनकम दे गेट। तो यहां से आपका फॉर्मूला का कंसेप्ट निकल के आएगा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब तो पहुंचता ही नहीं वहां तक, ये नेशनल इनकम में, लेकिन हम प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं, याद है? प्रॉफिट में तो हम प्लस कर रहे थे, प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है ना टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पर हाउस होल्ड तक ये पैसा नहीं पहुंच रहा। अभी एक एग्जांपल आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा, पहले यहां से समझते हैं फिर से कि टैक्सेस का अमाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, या जो हाउस होल्ड कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन्स के ऊपर, तो इन सब से उनकी इनकम कम हो रही है, यानी ये पैसा नेशनल इनकम में भले ही आ रहा हो लेकिन हाउस होल्ड के हाथ में पैसा नहीं पहुंच रहा, राइट। तो देखो आगे कह सकते हैं हम कि नेशनल इनकम में से अगर मैं माइनस कर दूं नेशनल इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जो अर्न तो करा है पर रिसीव नहीं किया, या फिर प्लस कर दूं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, दोनों तरीके की इनकम ध्यान से देखेंगे फिर से। माइनस क्या करा, जो इनकम उन्होंने अर्न करी पर रिसीव नहीं हुई, क्योंकि मैंने क्या कहा, हाथ में पैसा आना चाहिए पर हाथ में नहीं आया, चाहे अर्न कर भी लिया लेकिन हाथ में तो रिसीव नहीं हुआ, तो नहीं आएगा, हटा देंगे इसको। इनकम रिसीव तो हो गई लेकिन अर्न नहीं करी, तो वो आएगी लाइक ट्रांसफर इनकम। तो जो सेकंड वाले की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, ट्रांसफर इनकम की। इनकम रिसीव होने से मतलब है चाहे उन्होंने अर्न करी हो या ना करी हो। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, अर्न कर ली पर रिसीव नहीं हुई, तो इसलिए इसको हटा रहे हैं यहां से, है ना। फिर उसके बाद अगर हम एक फॉर्मूला छोटा सा देखें यहां पर जल्दी से, तो पर्सनल इनकम में से हम क्या माइनस कर रहे हैं,
ये तो एक मेथड हो गया ऊपर वाला। दूसरा, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा दो, नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड हटा दो, ठीक है, और इसमें प्लस कर दो ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक पेंशन, वेलफेयर एक्सेट्रा, ये सबको प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम आ जाएगी, यानी कि हाउस होल्ड की वो इनकम जो उनके पास इन हैंड आ रही है। क्या मतलब, फिर से नेशनल इनकम उठाई हमने जिसके अंदर पूरी कंट्री की इनकम है, उसमें से वो पैसा हटा दिया हमने जो उनके पास नहीं पहुंच रहा हाउस होल्ड के पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये नेट इंटरेस्ट जो हाउस होल्ड खुद पे कर रहे हैं, ये तो माइनस हो गया। प्लस क्या होगा, जो उनको ट्रांसफर इनकम्स मिल रही है लाइक पेंशन, वेलफेयर या कोई भी तरह की ट्रांसफर इनकम जो वो अर्न नहीं कर रहे पर रिसीव हो रही है, तो वो सारी इनकम्स को हमने यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगी, उनकी पर्सनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है? चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं ध्यान से। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट, पढ़ लिया, पेंशन, स्कॉलरशिप सब आता है। पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स कॉर्पोरेट सेविंग्स, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी। क्यों एक्सक्लूड करते हैं? फिर से क्योंकि उनके पास पहुंच ही नहीं रहा पैसा। समझ गए? ये तो इधर उधर चला गया ना पैसा, ये कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, कॉर्पोरेट अपने पास बचा के रख लिया उन्होंने पैसा, ये एम्प्लॉयर ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डाल दिया पैसा, तो हाउस होल्ड के हाथ में तो पहुंचा ही नहीं, तो इसलिए ये सब एक्सक्लूड हो जाता है बेटा। ये सब क्या होता है? एक्सक्लूड। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्सनल इनकम इज द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग, यानी कि पर्सनल इनकम का अगर हम जनरल मतलब समझे तो पर्सनल इनकम यानी वो इनकम जो हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन के लिए रखते हैं जिस पैसे को, उसको हम यहां पर बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज यूजुअली लेस देन नेशनल इनकम, डिस्कस किया हमने, क्योंकि नेशनल इनकम में तो सब कुछ आता है, लेकिन पर्सनल इनकम में वो पैसा आएगा नहीं जो उन तक पहुंच ही नहीं रहा, उसको हम हटा देते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं पर्सनल इनकम इज लेस देन national income because companies save the part of the profit. So personal income is what people actually get in hand, national income is what the country actually earns. जो पूरी कंट्री अर्न कर रही है वो नेशनल इनकम है, और जो हाउस होल्ड्स के हाथ में पैसा रिसीव हो रहा है दैट इज पर्सनल इनकम। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल है बेटा आपके सामने, जितने भी अभी हमने पीछे फॉर्मूला और कंसेप्ट डिस्कस करे हैं पर्सनल इनकम के, उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में करके बताएंगे आप लोग मेरे को, ठीक है, पता लग जाएगा कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे डिस्कस किया सारा, मैं इसको आपको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिख देंगे जल्दी से, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं आई। ठीक है बच्चों, चलो ये था सारा इससे पहले का पर्सनल इनकम। अब बात कर रहे हैं प्राइवेट इनकम की। नाम सुनने में सेम है, और अभी आप कहोगे सर पीछे एक्सपेंडिचर मेथड में आपने पर्सनल स्लैश प्राइवेट इनकम लिख दिया था, वहां पर मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते समय उन दोनों वर्ड्स का सेंस सेम हो सकता है, लेकिन यहां पे सेम नहीं होगा। यहां पर प्राइवेट इनकम जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय एंटायर प्राइवेट सेक्टर ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम है उसकी बात हो रही है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं प्राइवेट इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में आप सेम मान सकते हो, पर जब आप अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हो तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां पर बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर की, तो क्या क्या इनकम आएगी, जो भी प्राइवेट कंपनीज की इनकम है वो, ऑल दी हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल्स की इनकम भी आएगी, और ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम आएगी। इट काउंट्स ऑल टाइप्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय दिस सेक्टर इंक्लूडिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द कंट्रीज। इसमें भी वही ट्रांसफर और फैक्टर दोनों आ जाएंगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स को जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो सबको हम मिला के क्या बोलेंगे बेटा, प्राइवेट इनकम। ठीक है जी, तो फॉर्मूला देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर का शेयर फॉर फ्रॉम व्हाट द कंट्री प्रोड्यूसेस, जो भी पूरी कंट्री में प्रोड्यूस कर रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या शेयर है। इट्स नेट इनकम फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, बाहर से जो भी पैसा आ रहा है किसी भी फॉर्म में। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन्स, नेशनल डेट इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट को अगर लोन दिया हुआ है प्राइवेट सेक्टर ने तो वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है। ग्रांट्स और गिफ्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक सब्सिडीज जो मिलती है वो, या फिर बाहर से किसी भी तरह के कोई नेट गिफ्ट्स मिल रहे हैं अगर, अब ये गिफ्ट्स वगैरह तो ट्रांसफर इनकम है, लेकिन फिर भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। बात समझ आई? चलो तो एक कंपैरिजन जल्दी से, प्राइवेट इनकम में कौन लेता है, द एंटायर प्राइवेट सेक्टर, फर्म्स प्लस हाउस होल्ड, और पर्सनल इनकम में ओनली हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल नॉट फर्म्स। ध्यान से, व्हाट डज इट इंक्लूड, ऑल फैक्टर इनकम प्लस ऑल ट्रांसफर इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। यहां पर इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल द पर्सन से मतलब है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, कहीं से भी रिसीव हो रहा हो, रिसीव से मतलब है। की डिफरेंस क्या है, इट इंक्लूड्स द रिटेन्ड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। यहां पर इट एक्सक्लूड्स, यहां पर हम हटा देते हैं इसको क्योंकि ये हाउस होल्ड तक पैसा नहीं पहुंचता। पर्पस क्या है, टू मेजर द इनकम एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका क्या है, टू मेजर द इनकम अवेलेबल टू द इंडिविजुअल फॉर स्पेंडिंग। जब हम पर्सनल इनकम निकालते हैं तो हम हाउस होल्ड की स्पेंडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं असल में, कि वो कितना एक्चुअल में खर्च कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक छोटा सा एग्जांपल जिससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम की। मान लो एक टोटल बिजनेस इनकम है 10 लाख रुपए की,
ठीक है। जो ओनर है उस बिजनेस का, उसने एक सैलरी विड्रॉ कर ली 6 लाख रुपए की, ये उसकी पर्सनल इनकम होगी, क्योंकि वो घर ले गया अपने पैसे, हाउस होल्ड स्पेंडिंग में काउंट होगा। कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बच गया, सीधा सा एग्जांपल था कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 6 लाख रुपए ओनर ने विड्रॉ कर लिए, तो ये तो बन गई पर्सनल इनकम। ये क्या बन गई, पर्सनल इनकम। ठीक है, उसमें अब जो 4 लाख रुपए बिजनेस के पास बच गया, अब इसकी बात करते हैं। देखो, द कंपनी सेव्स एंड रिटेन द 4 लाख रुपीज फॉर फ्यूचर ग्रोथ, दिस इज इंक्लूडेड इन प्राइवेट इनकम बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम पर्सनल इनकम। अब ये 4 लाख रुपए पर्सनल इनकम का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ने अपने पास बचा लिया, लेकिन ये प्राइवेट इनकम का पार्ट है। 4 लाख रुपए जो बचा वो पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है, प्राइवेट इनकम का पार्ट है। ठीक है जी। सो प्राइवेट इनकम विल बी ग्रेटर देन पर्सनल इनकम। ये बात समझ आती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की इनकम में हम बहुत सारी ऐसी इनकम ऐड कर रहे हैं जो पर्सनल में नहीं ले रहे, तो प्राइवेट इनकम विल बी ग्रेटर देन पर्सनल इनकम by the amount of corporate savings that is retained profits. So personal income is a part of private income but not equal to it. कह सकते हैं कि पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम का पार्ट होता है। ये जो 6 लाख रुपए है, ये उसका जो प्राइवेट इनकम है, सॉरी 4 लाख रुपए, इसका पार्ट है। क्या बोला, पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम, है ना। जो पर्सनल इनकम थी 6 लाख रुपए और पूरी प्राइवेट इनकम टोटल तो 10 लाख थी, ये उसका पार्ट है ना, उसमें से कुछ पार्ट विड्रॉ हो गया तो 4 लाख रुपए रह गए अलग, तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल इनकम प्राइवेट का पार्ट हो सकता है पर उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई। चलो, अब आता है बेटा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जब पर्सनल इनकम अगर समझ आ गया, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया, तो अब कोई खास मुश्किल बात नहीं बची डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में, कि पर्सनल इनकम मतलब जो हाउस होल्ड के पास पैसा पहुंच रहा है, वो सब कुछ उन्होंने दे दिया, सारे इंटरेस्ट वगैरह भी पे कर दिए, सब कुछ प्लस माइनस हो गया। अब उसके बाद एक लायबिलिटी और रह जाती है लास्ट में, वो होती है टैक्स की पेमेंट या कोई और मैंडेटरी पेमेंट अदर देन टैक्स जो उनको गवर्नमेंट को देनी है। अगर वो भी हटा दिया जाए तो हमारे पास बचता है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि अब वो इनकम बचती है जिसको अपनी मर्जी से वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, यानी खर्च कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्या बोला, थिंक ऑफ डीआई एज ए टेक होम पे समझो उसको, या मनी इन हैंड समझो। टेक होम पे कि अब आपकी सारी लायबिलिटीज पूरी, अब आप इस पैसे को घर ले जा सकते हो। सो इट इज द इनकम एक्चुअली अवेलेबल टू द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड टू देयर आइदर स्पेंड और सेव। अब उनकी मर्जी है, उसको खर्च करे या सेव करे या जो मर्जी करे। It is calculated by taking personal income and subtracting direct taxes and compulsory payment. तो सीधा फॉर्मूला अगर लिखे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जैसे भी बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे बेटा पर्सनल इनकम माइनस टैक्स, या टैक्स को भी आप थोड़ा ठीक से लिखेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट टैक्स माइनस डायरेक्ट टैक्स, एक साथ हो गया ना, माइनस डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा अदर नॉन मैंडेटरी पेमेंट्स, अदर नॉन टैक्स मैंडेटरी पेमेंट्स। हाँ मैंडेटरी तो है तभी तो ले रहे हैं यहां पर, है ना, मैंडेटरी पेमेंट्स। ठीक है जी, कि टैक्स के अलावा अगर कोई और मान लो कोई फीस फाइन पेनल्टी कोई बची हुई है अगर, तो वो भी अगर हम पर्सनल इनकम में से हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है बेटा डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, कुछ भी नाम बोल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। चलो फॉर्मूला देखो फिर से, इनकम टैक्स माइनस करा अदर कंपलसरी पेमेंट लाइक फाइन्स, प्रोफेशनल टैक्सेस एटसेट्रा। अगर आपकी पर्सनल इनकम है 1 लाख रुपए, 15,000 आपने दे दिया टैक्स और फीस मिला के, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 85,000। सिंपल, 1 लाख में से 15,000 को माइनस कर दिया, सिंपल एग्जांपल है। चलो अब आता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब नेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो देखो दिस इज द टोटल इनकम अ नेशन हैज एट इट्स डिस्पोजल टू कंजम्पशन एंड सेविंग। जब हम सिर्फ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कह रहे हैं तो हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम बोल रहे हैं नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि पूरी कंट्री की जो इनकम है उनके पास डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको बोला जा रहा है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अ कंट्री अर्न्स एंड एड्स एनी गिफ्ट्स और रिसीव्स फ्रॉम द अब्रॉड। अब एक पूरी कंट्री जो भी अर्न करती है इंक्लूडिंग द गिफ्ट्स, मतलब कि ट्रांसफर और फैक्टर सब मिला के, ठीक है, तो नेशनल इनकम प्लस, नेशनल इनकम तो लेते ही लेते हैं, प्लस कोई फ्री मनी अगर रिसीव हो रहा है बाहर से तो वो भी इंक्लूड हो जाता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। सीधा फॉर्मूला, सीधा कंसेप्ट। चलो, इट इज बेस्ड ऑन नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, NNI नाम दे रहे हैं हम इसको, नेट नेशनल इनकम। इट एड्स द करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड दैट आर नॉट पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो फैक्टर पेमेंट नहीं है, फैक्टर इनकम नहीं है, वो भी हम यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्रांट्स, डोनेशन और फॉरेन एड की फॉर्म में। इट टेल्स अस व्हाट द कंट्री कैन एक्चुअली यूज विदाउट रिड्यूसिंग इट्स कैपिटल। जो कंट्री पैसा यूज कर सकती है, इसलिए हम इस कंसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं। पैसा तो आ रहा है ना, अब हम उस भले ही वो ट्रांसफर इनकम की फॉर्म में आ रहा है, हम कंट्री में ग्रोथ के लिए तो लेकिन यूज कर सकते हैं ना, तो इसलिए
तो NNDI विल मीन नेट नेशनल इनकम प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, यानी कि नेशनल इनकम तो लेंगे जिसको हमने कैसे डिनोट किया है, नेट नेशनल इनकम से प्लस जो भी करंट ट्रांसफर्स आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड से उनको मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है बच्चों, चलो अब ग्रॉस क्या हुआ, अगर आपको नेट पता है तो ग्रॉस पे जाना मुश्किल तो नहीं है, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। तो अब या तो हम कह सकते हैं कि एनएनआई की जगह हम सीधा जीएनआई ले ले, ग्रॉस नेशनल इनकम, तो वो पहले से ही ग्रॉस में, फिर उसमें नेट करंट ट्रांसफर ऐड कर दो, या फिर आप अगर आप एनएनआई ले रहे हो और फिर निकाल रहे हो तो उसमें नेट से ग्रॉस जाने वाला कंसेप्ट यूज करो। नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, मतलब आपके पास अगर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है ऑलरेडी और आप इसमें प्लस कर देंगे बेटा डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो देखते हैं, दिस इज सिमिलर टू दिस बट इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, और उसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। इट इज ब्रॉडर मेजर ऑफ व्हाट द नेशन हैज अवेलेबल, मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन को भी यहां पर ऐड कर दे तो एक ब्रॉडर मेजर आ जाती है। इट इज बेसिकली जीएनपी और जीएनआई प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम को लेके अगर आप उसमें नेट करंट ट्रांसफर ऐड कर दोगे तो ये वाली एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये मिल जाएगा। प्रीवियस फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करें तो जीएनपी लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो सीधा ही बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, जीएनडीआई आ जाएगा, या फिर एनएनडीआई में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो भी आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है ना, चलो एनएनडीआई प्लस डेप्रिसिएशन या फिर जीएनडीआई डायरेक्ट निकालने के लिए जीएनआई प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कंसेप्ट है। चलो अब देखो जी, डोमेस्टिक इनकम जो होती है हमारी कंट्री की वो दो पार्ट में स्प्लिट होती है, पब्लिक और प्राइवेट। डोमेस्टिक इनकम अगर नाम आ रहा है तो हम एनडीपीएट एफसी की बात करते हैं, फिर से याद दिला देता हूं, एनडीपीएट एफसी को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो हमेशा स्प्लिट होती है दो पार्ट्स में, किस किस में, पब्लिक में और प्राइवेट में। तो डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएट एफसी, इट्स डिवाइडेड बिटवीन हु अर्न्स इट। तो पहला हम मानते हैं अगर पब्लिक सेक्टर को, तो पब्लिक सेक्टर में क्या, दिस इज द इनकम दैट गोज टू द गवर्नमेंट एंड इट्स एंटरप्राइजेस। जब पब्लिक सेक्टर वर्ड यूज हो रहा है तो यानी गवर्नमेंट की इनकम की बात हो रही है। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट रन कंपनीज दैट इज रेलवे और बीएसएनएल। तो जो पूरी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम है उसके दो पार्ट्स कर दिए हमने, कि वो इनकम जो गवर्नमेंट रन करती है और वो इनकम जो प्राइवेट सेक्टर रन करते हैं। तो गवर्नमेंट वाली इनकम कौन कौन सी हो सकती है, जो गवर्नमेंट रन कंपनीज है वो, उनके पास जो प्रॉफिट हो रहे हैं, या फिर जो रेंट एंड इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का वो, या फिर जो सरप्लसेस हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के वो। तो गवर्नमेंट की इनकम ये सारी हो सकती है, और ये सब किसका पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का। तो एक तो ये स्प्लिट है हमारे पास, है ना, और दूसरा कहां जाता है पार्ट डोमेस्टिक इनकम का, प्राइवेट सेक्टर्स के पास। प्राइवेट सेक्टर क्या है, दिस इज द रिमेनिंग इनकम, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम अगर आप टोटल डोमेस्टिक इनकम में से हटा दो तो क्या बचेगी, प्राइवेट सेक्टर्स की इनकम आफ्टर पब्लिक सेक्टर टेक्स इट शेयर। फॉर्मूला अगर हम बात करें तो टोटल डोमेस्टिक इनकम में से पब्लिक सेक्टर इनकम को माइनस कर दो। सो एनडीपीएट एफसी विल बी पब्लिक सेक्टर इनकम प्लस प्राइवेट सेक्टर इनकम। सिंपल टॉपिक कि पूरी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम को हमने माना है कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट, गवर्नमेंट और प्राइवेट, है ना। यानी कि क्या पढ़ा हमने कि पूरी कंट्री का जो एनडीपीएफसी है बच्चों वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक को हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट, और प्राइवेट तो प्राइवेट सेक्टर है ही, है ना। तो ये मतलब है इस टॉपिक का। ठीक है जी, पब्लिक में हमने बात करी किस कौन कौन सी इनकम हो सकती है, और प्राइवेट में क्या होगा, जो भी टोटल इनकम है उसमें से ये हटा दो तो आ जाएगा प्राइवेट का। सिंपल। चलो जी जल्दी जल्दी देखें एक बारी, डिस्पोजेबल इनकम क्या पढ़ा हमने, मनी इन हैंड, और फॉर्मूला पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। एनएनडीआई में नेशनल यूजेबल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। फटाफट रिवीजन है जो अभी हमने पढ़ा है। एनएनडीआई इज एनएनआई प्लस नेट फॉरेन ट्रांसफर्स, जल्दी। जीएनडीआई इज नेशनल यूजेबल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग नेट गिफ्ट्स। जीएनडीआई में दोनों आ जाएंगे और इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी है। तो एनएनडीआई प्लस डेप्रिसिएशन, अभी लेटेस्ट फॉर्मूला पढ़ा। डोमेस्टिक इनकम के स्प्लिट क्या होते हैं, हाउ नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हैंड्स। तो एनडीपीएफसी विल बी इक्वल टू पब्लिक सेक्टर इनकम प्लस प्राइवेट सेक्टर इनकम। तो जो लेटेस्ट कंसेप्ट हमने पढ़े अभी विद फॉर्मूला हो गया रिवाइज फटाफट। चलो कंक्लूजन क्या समझ आया, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो होती है इंडिविजुअल्स की। जीएनडीआई और जो एनएनडीआई वो क्या पूरे कंट्री की बात हो रही है, पूरे नेशन की होती है ना। जब आपको सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम लिखा हुआ है तो वो इंडिविजुअल की बात हो रही है, लेकिन अगर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दिखता है तो पूरे नेशन की बात हो रही है। डोमेस्टिक इनकम इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, यानी कि बिजनेसेस या जो लोग बिजनेस ओन करते हैं वो। ठीक है ना। चलो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से वर्क करता है बेटा इकोनॉमी में, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं होती है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कौन कौन से,
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये अपनी अपनी इनकम ले जाते हैं घर। मतलब लैंड के लिए चला जाता है रेंट, लेबर को मिल जाते हैं उसके वेजेस, कैपिटल पे चला जाता है बच्चों इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है उसका प्रॉफिट। अब ये सब प्रॉफिट लेके जब लेके जाएंगे घर, तो उसके बाद ये क्या करेंगे, उसको स्पेंड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, कंजम्पशन करेंगे या इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो वो पैसा घूम के वापस कहां चला जाएगा, फर्म्स के पास, और फिर से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज हो जाएगा, और फिर से सेम कहानी रिपीट होगी। यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में, और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जब वो कहां जाता है, वो स्पेंड होता है आगे कंजम्पशन में या इन्वेस्टमेंट में, वो पैसा फिर से फर्म्स के पास पहुंच जाता है, फर्म्स उसको फिर से प्रोडक्शन में लगाती है और फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये पहिया चलता रहता है। ठीक है जी, दिस इज द सर्कुलर फ्लो। रीजनल अकाउंट्स की बात करते हैं जरा, एक टॉपिक है आपका मिनी नेशनल अकाउंट। मतलब देखो नाम से आपको समझ आ रहा है रीजन वाइज अकाउंट। नेशनल इनकम तो हम समझते हैं पूरी कंट्री की इनकम, ये थोड़ा सा लेफ्ट आउट टॉपिक रहता है बुक में, मॉड्यूल्स में आपके जो बच्चे छोड़ देते हैं। सिलेबस का पार्ट है बेटा, पढ़ना चाहिए, कुछ भी चीज से क्वेश्चन उठ के आ सकता है ना। तो रीजनल अकाउंट्स का मतलब जब हम जैसे पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, वैसे हर एक स्टेट या हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक एरिया की भी एक अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, उसको बोलते हैं रीजनल अकाउंट्स। ठीक है ना। तो जैसे कि मिनी नेशनल स्टेटमेंट अकाउंट, मिनी नेशनल इनकम अकाउंट समझ सकते हैं इसको, फॉर ईच स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। जस्ट लाइक वी कैलकुलेट जीडीपी फॉर द इंडिया, वी कैलकुलेट समथिंग सिमिलर फॉर ईच स्टेट, उसको हम स्टेट इनकम बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट होगी तो डिस्ट्रिक्ट इनकम। व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट अंडरस्टैंड देयर इकोनॉमी एंड प्लान बेटर। अब अगर स्टेट वाइज इनकम पता होगी तो अच्छा होगा ना भाई, पूरी कंट्री की इनकम तो चलो ठीक है पता लग गया, पर स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग है, तो हर एक स्टेट को अगर अपनी स्टेट की इनकम पता होगी तो वो उसकी ग्रोथ को आराम से चेक कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, है ना। चलो, तो इसमें कंसेप्ट क्या आता है देखो, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी बोलते हैं जिसको, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द स्टेट। पहले हम कंट्री वर्ड यूज कर रहे थे, अब हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी नहीं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उस स्टेट के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो यानी कि जीडीपी उस स्टेट का। एग्जांपल, एनएसडीपी ऑफ महाराष्ट्र विल बी द वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र। ठीक है। पर कैपिटा स्टेट इनकम, पर इंडिविजुअल, जब भी हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं अगर, तो पूरी कंट्री के अंदर जो पर इंडिविजुअल की इनकम है वो बोलते हैं। अब यहां लिखा है पर कैपिटा स्टेट इनकम, तो स्टेट के अंदर जो भी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग पर इंडिविजुअल की इनकम। ठीक है ना। तो एवरेज इनकम पर पर्सन इन द स्टेट, तो फॉर्मूला पर कैपिटा इनकम का क्या होगा, एनएसडीपी डिवाइडेड बाय स्टेट की पॉपुलेशन। भाई स्टेट का जो भी ये निकलेगा उसको अगर आप उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, पर इंडिविजुअल की इनकम। एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र की एनएसडीपी है 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़, उसकी क्या निकलती है एनएसडीपी, और पॉपुलेशन है 10 करोड़, तो आप सिंपली डिवाइड कर दोगे इन दोनों को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, पर पर्सन की इनकम आ जाएगी उस स्टेट की। ठीक है ना। चलो, कौन कैलकुलेट करता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। स्टेट लेवल पे करता है स्टेट्स का डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, नाम याद रहेगा। स्टेट लेवल पे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, डीईएस नाम से जानते हैं। और किसके असिस्टेंस से काम करता है, ये सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से, मेन स्टैटिस्टिक्स में तो यही काम करता है ना। तो स्टेट लेवल पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विद द हेल्प ऑफ सीएसओ काम करती है, और नेशनल लेवल पे तो सीएसओ ओरिजिनली काम, मतलब इंडिविजुअली काम करती है, सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल लेवल पे अकेली ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट लेवल पे जो एक बॉडी बनी हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसकी हेल्प से काम करती है। ठीक है जी। चलो, अब आता है जीडीपी वर्सेस वेलफेयर, यही बढ़िया टॉपिक है। क्या हम कह सकते हैं कि जीडीपी अगर बढ़ रही है तो कंट्री का वेलफेयर भी बढ़ रहा है, क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती है, बताओ। कि जीडीपी बढ़ना मतलब वेलफेयर बढ़ना, क्या दोनों इक्वल बातें, नहीं, क्योंकि जीडीपी तो सिर्फ एक वैल्यू में चीज दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, जीडीपी पिछले साल 1000 थी और इस साल हो गई 5000, तो आप कहोगे सर 4000 की तो ग्रोथ हुई है, लेकिन लोग तो अभी भी अनएम्प्लॉयड है इकोनॉमी में, अभी भी लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही, या फिर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स ऐसे जो अनटच्ड है जहां की इनकम ही कैलकुलेट नहीं होती, या फिर आप और अगर सोचे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जो कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं जिनकी आप इनकम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट दी वेलफेयर, है ना। तो देखते हैं, डज जीडीपी मीन्स पीपल आर हैप्पियर और बेटर ऑफ, क्या लोगों को बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है जीडीपी बढ़ रही है तो, नो, जीडीपी मेजर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सीधा सीधा आंसर है कि जीडीपी से आप क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ वैल्यू में दिखेगी फिगर्स। तो जीडीपी इन क्यों होता है ऐसा, रीजंस क्या, देखो, जीडीपी इग्नोर्स द इनकम इनइक्वालिटी, लोगों के बीच में इनकम सबकी सेम तो नहीं है, वो तो ओवरऑल दिखा देता है कि ये है जीडीपी, पर इनइक्वालिटी कैसे पता लगेगी, है ना। तो देखो बढ़िया एग्जांपल है, टू कंट्रीज है जिनका सेम जीडीपी है पर कैपिटा 1 लाख पर पर्सन,
देखेंगे ध्यान से, दोनों कंट्रीज में जो पर कैपिटा इनकम निकल रही है वो 1 लाख रुपीज निकल रही है पर पर्सन। पर सिचुएशन देखो, कंट्री ए में 10 लोग हैं एग्जाम्पल, हर एक कोई 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ठीक है। लेकिन कंट्री बी में 9 लोग अर्न करते हैं 50,000, एक अकेला पर्सन है जो 5.5 लाख रुपए अर्न करता है, तब भी अगर आप इसका पर कैपिटा निकालोगे तो वो सेम ही निकलेगा, तो ये तो अनइक्वल हो गया। तो यहां पर आपका जीडीपी दोनों का हम कह रहे हो कि 1 लाख रुपीज पर पर्सन है, पर दूसरी कंट्री में तो ऐसा है ही नहीं। एक पर्सन अकेला 5.5 लाख रुपीज अर्न कर रहा है और ये अर्न कर रहा है 50,000, तो अगर आप इसका निकालोगे पर कैपिटा तो वो भी सेम आएगा, उसका निकालोगे पर कैपिटा वो भी सेम आएगा, तो ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जीडीपी से हमें पता लग ही नहीं रहा है ना, तो वेरी अनइक्वल। तो जीडीपी पर कैपिटा इज सेम बट वेलफेयर इज डिफरेंट, है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं जीडीपी इग्नोर्स द इनकम इनइक्वालिटी। फिर जीडीपी कुछ हिडन इकोनॉमी भी होती है, उसको मिस कर देती है। क्या क्या काउंट नहीं होता? ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन में जहां पे टैक्स इवेजन होती है, इलीगल एक्टिविटीज काउंट नहीं होती लाइक ड्रग्स, गैम्बलिंग्स, हाउस होल्ड वर्क तो बिल्कुल भी काउंट नहीं करा जाता लाइक कुकिंग और क्लीनिंग बाय फैमिली विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट वर्क, बट वो हम जीडीपी में काउंट ही नहीं करते, है ना। तो इसलिए वॉलंटियर वर्क या सोशल सर्विसेज भी काउंट नहीं होती, ठीक है बच्चों। जीडीपी काउंट बैड्स एट गुड्स, अब किसी भी चीज से इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो कोई गलत एक्टिविटी ही क्यों ना हो, पर ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें, तो ट्रांजैक्शन जीडीपी में काउंट हो गई, तो हम कह रहे हैं वेलफेयर हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, जबकि गलत है। तो मोर कार एक्सीडेंट हो गए मान लो अगर, तो मोर कार रिपेयर्स होंगी तो जीडीपी बढ़ेगा, पर क्या ये अच्छी चीज है? अगर कार्स के एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं तो उनके रिपेयर के ऊपर खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी में तो सिर्फ वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, पर ये होना तो गलत है। सिमिलरली हॉस्पिटल बिल्स भी बढ़ रहे हैं तो जीडीपी बढ़ रही है, पर वैसे सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है ना। तो मोर इंश्योरेंस क्लेम, जीडीपी विल राइज एंड जीडीपी गोज अप, बट सोसाइटी विल बी एट वर्स ऑफ, बेटर ऑफ पे नहीं है, वर्स ऑफ पे, ठीक है जी। जीडीपी डजंट मेजर दी क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब जैसे 20,000 रुपए का स्मार्टफोन जो था वो आज से 10 साल पहले सेम प्राइस पे था, बट टुडेज फोन हैज कैमरा, इंटरनेट, एप्स, मच बेटर क्वालिटी, लेकिन अब जीडीपी के अंदर ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो मेजर हो ही नहीं रहा, कि समझ रहे हो कि कोई चीज का प्राइस के हिसाब से बात हो रही है सिर्फ, पर उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं टाइम के साथ वो तो हम काउंट कर ही नहीं थे, तो जीडीपी इसको भी इग्नोर करता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट को भी, है ना। जीडीपी इग्नोर्स दी लेजर टाइम, आराम करने का समय भी इग्नोर करता है। कैसे? कंट्री एक्स है जहां पर पीपल वर्क 60 आवर्स अ वीक तो जीडीपी 100 रुपए, दूसरी कंट्री में पीपल वर्क 40 आवर्स अ वीक, जीडीपी 90 है, तो जीडीपी क्या कहता है कि एक्स बेटर है। देखो ध्यान से, जीडीपी का कंसेप्ट कहता है कि कंट्री एक्स बेटर है क्योंकि वहां पे जीडीपी जो है वो 100 है, और दूसरी कंट्री में 90 है, तो हम कह रहे हैं कि बेकार है, ठीक है, यहां से अलग चीज शुरू हो गई। जीडीपी जो है वो 90 है, तो बट वाई इज मोर लेजर टाइम, तो वाई का क्या है? लेजर टाइम ज्यादा है। आप देखो वाई में अगर आप एवरेज वाइज देखो, यहां पर 40 आवर्स पर वीक में 90 जनरेट हो रहा है, और ये 60 आवर्स काम करके भी 100 ही जनरेट कर पा रहे हैं, तो अगर आप एफिशिएंसी वाइज देखोगे तो कंट्री वाइज ज्यादा अच्छी है। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा सही है? कंट्री वाई की, लेकिन हमें फिगर वाइज दिख रहा है सिर्फ कि कंट्री एक्स बेटर है, पर लेजर टाइम देखो ना, यानी ये लोग ज्यादा आराम वाला समय ज्यादा है, पर काम करने की एफिशिएंसी उतनी नहीं है जो कि कंट्री वाई में है। लेकिन जीडीपी की कैलकुलेशन क्या दिखा रही है कि कंट्री एक्स बेटर है, जो कि गलत है ना। बात समझ आई बच्चों? तो क्या क्या फटाफट से शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, क्या क्या मैटर करता है वेलफेयर में लेकिन जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता? इनकम नहीं लेते, हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं लेते, पॉल्यूशन हाँ तब लेते हैं अगर कोई स्पेंडिंग हो उसके ऊपर, जैसे क्लेम्स वगैरह, पॉल्यूशन की बात हम नहीं करते, क्राइम रेट की बात नहीं करते, ये कोई लर्न करने वाली चीज नहीं है, ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये सब चीजें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ या वेलफेयर का पार्ट होती है, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं होती, है ना। लेजर टाइम, क्राइम रेट, फैमिली, कम्युनिटी लाइफ, वॉलंटियर वर्क, पॉलिटिकल फ्रीडम, जेंडर इक्वालिटी या मेंटल पीस और हैप्पीनेस, ये सबको हम यहाँ पर काउंट नहीं करते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट दी वेलफेयर। समझ आया बच्चों? अब एक छोटा सा टॉपिक आपके उसका ये मॉड्यूल का पार्ट है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कुछ ऐसे चैलेंजेस या कुछ ऐसी चीजें जो हमें फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से हम सही तरीके से नेशनल इनकम को काउंट नहीं कर पाते। एक तो हमने डिस्कस किया भी था अभी पीछे कि कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो सही तरीके से ट्रांजैक्ट हो ही नहीं रही, जिनकी ट्रांजैक्शन ही ठीक नहीं हो रही इकोनॉमी में, तो वो भी काउंट नहीं हो रही। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो कि मतलब टैक्स इवेजन की फॉर्म में हो रही है या इलीगल एक्टिविटीज से हो रही है, या कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो अनटच्ड है अभी तक, तो वहां की इनकम को भी हम काउंट नहीं कर पाते, या फिर एक डबल काउंटिंग वाला पार्ट हम कह सकते हैं, है ना। तो क्या क्या चैलेंजेस है देखो, लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कहीं कहीं पर ये कंफ्यूजन अभी भी फेस करनी पड़ जाती है कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, क्योंकि इंटर होगा तो हमें माइनस करना है, फाइनल होना तो वैल्यू लेनी है। इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइसेस, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ और चैलेंजेस, इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा ही नहीं है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर हमने डिस्कस किया,
प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, अब आप कंज्यूम करके इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करा ही नहीं आपने, सेल्फ कंज्यूम कर लिया। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ड्यू टू इलिटरेसी, इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करी, इलिटरेसी या इग्नोरेंस की वजह से। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन या फिर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये सारे चैलेंजेस है जो एक नेशनल इनकम अकाउंटिंग में फेस करने पड़ते हैं। ये लास्ट का टॉपिक है जिसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप एक बार इसमें देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर 6 का यूनिट 1। आई होप सारी चीजें अच्छे से डिटेल में कवर करिए बेटा और सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना, चलो यूनिट 2 करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।